नमस्कार दोस्तों, स्टडी बडीज में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे एनईएफटी, आरटीजीएस एंड आईएमपीएस के बारे में। इन तीनों में डिफरेंस क्या होता है ये जानेंगे। अभी आरबीआई ने घोषणा की है कि आईएमपीएस और एनईएफटी जो है वो हमारे पास 24 घंटे सातों दिन अवेलेबल रहेगी इसकी सर्विसेज, मतलब 365 दिन इसकी सर्विसेज अवेल की जा सकती है। कोई पब्लिक हॉलीडे नहीं होगा, कोई संडे मंडे कुछ नहीं, तो आप हमेशा इसकी सर्विसेज अवेलेबल कर सकते हो। हम ये भी देखेंगे कि ये हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि इससे पहले यूपीएससी जो है यूपीआई के बारे में जो है क्वेश्चन पूछ चुका है। देखिए, यूपीआई जो यूपीएससी है वो हमेशा इस तरह की क्वेश्चन पूछता है जो आपकी लाइफ से बहुत डे टू डे लाइफ से जुड़े होते हैं। तो एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस जो है वो काफी जो है इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आइए अपनी डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज हमारे इस चैनल स्टडी बडीज को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि आईएमपीएस और एनईएफटी जो है अब अवेलेबल होंगे 24 घंटे सातों दिन। तो अभी ये न्यूज में क्यों है? क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये कहा है कि जो नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर है एनईएफटी जो है वो ऑपरेशनलाइज होगा 24 घंटे सातों दिन, मतलब इसकी सर्विसेज जो है वो 24 घंटे सातों दिन जो है वो अवेल की जा सकती हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक बात और कही है कि जो बैंक्स हैं वो चार्जेस नहीं लेंगे अगर कोई भी जो ट्रांजैक्शन है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की जाती है सेविंग बैंक अकाउंट से। ध्यान रखिएगा, करंट अकाउंट के लिए अभी जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कुछ नहीं कहा है। करंट बैंक अकाउंट जो है बिजनेस पर्पस के लिए इस्तेमाल होता है और सेविंग बैंक अकाउंट जो है नॉर्मल जो है पर्सन वो इस्तेमाल करते हैं। तो आरबीआई ने ये कहा है कि सेविंग बैंक अकाउंट से अगर कोई भी ट्रांजेक्शन अगर की जाती है ऑनलाइन, इंटरनेट बैंकिंग से, मोबाइल एप्लीकेशन से, जो बैंक्स की है उनसे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। ठीक है, तो हम ये जानते हैं कि कौन कौन से तरीके हैं जिससे आप फंड ट्रांसफर कर सकते हो ऑनलाइन। पहली बात है एनईएफटी, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। दूसरा है आईएमपीएस, इमीडिएट पेमेंट सर्विसेज। तीसरा है आरटीजीएस, रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट। अच्छा, इन तीनों तरीके से अगर आप पेमेंट जो है ट्रांसफर कर सकते हो तो इनकी कुछ खुद के यूनिक फीचर्स भी हैं, एडवांटेजेस भी हैं, वो भी जानेंगे। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि मतलब हम एक एक करके जानेंगे और पहले हम ये जान लेते हैं डिफरेंस क्या है आईएमपीएस और एनईएफटी में, तो आपको इजीली क्लियर हो जाएगा। तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि जो मेजर एडवांटेज जो थी आईएमपीएस के पास वो ये थी कि इसकी जो सर्विसेज हैं वो 24 घंटे सातों दिन अवेल की जा सकती थी। ठीक है, लेकिन एनईएफटी के साथ ऐसा नहीं था। एनईएफटी जो है वो सिर्फ और सिर्फ वर्किंग डेज में, जो मंडे से लेकर फ्राइडे होता है, और वो भी सुबह 8 बजे से लेकर शाम तक इसकी सर्विसेज अवेल की जा सकती थी। तो एक डिफरेंस तो ये हो गया, 24 घंटे या कभी भी आप इसकी सर्विस अवेल कर सकते हो, और इसकी सर्विसेज जो है मंडे से फ्राइडे वो भी वर्किंग डे में। और इसमें सिर्फ और सिर्फ एक एक्सेप्शन ये था कि जो हमारे एक महीने में 4 हफ्ते होते हैं ना, 1 2 3 4, तो एक ये एक्सेप्शन था कि आप दूसरे और चौथे हफ्ते में जो शनिवार है उस दिन भी सर्विसेज को अवेल कर सकते हो, बाकी बैंक हॉलीडेज वाले दिन नहीं कर सकते हो। तो आई होप कि आपको ये जो है डिफरेंस समझ आया हो। सेकंड, अगर हम बात करें जो एनईएफटी की जो ट्रांजैक्शन है, देखो आईएमपीएस की जो ट्रांजैक्शन है वो तो इमीडिएट हो जाती थी, जैसे ही आप क्लिक करोगे, मतलब जैसे ही आपने क्लिक किया वैसे ही वो ट्रांसफर जो है फंड हो गया। लेकिन एनईएफटी की ट्रांजैक्शन में जो है थोड़ा टाइम लगता था। ये हाफ आवरली बैचेस के जो है उसमें काम करती थी, मतलब पूरे दिन के अंदर जो है 23 सेटलमेंट्स होंगी। और जो आईएमपीएस जो है वो तो इमीडिएटली हो जाएगा, जैसे ही आपने क्लिक किया वैसे होगा। लेकिन इसमें एनईएफटी की ट्रांजैक्शन में हाफ आवरली बैचेस जो है उसके अनुसार जो है काम होगा, आधे आधे घंटे के बाद जो है इसकी पेमेंट हो सकती है। तो आपको ये दो डिफरेंस समझ आ गए होंगे। ठीक है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्या कहा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो है दो बातों को ध्यान रखा। पहली बात तो ये है कि जो आईएमपीएस और जो एनईएफटी है इसके बीच में जो ये जो समय का जो अंतराल था, जैसे ये हाफ आवरली जो बैचेस के अंतर्गत तो होंगी, लेकिन इसकी जो सर्विसेज है आईएमपीएस और एनईएफटी की वो 24 घंटे सातों दिन जो है वो अवेल की जा सकती है। मतलब अब आप आईएमपीएस और एनईएफटी को जो है 24 घंटे सातों दिन जो है इसके सर्विसेज अवेल कर सकते हो। एनईएफटी का जो पुराने टाइमिंग्स थे वो खत्म हो गई। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया हो। तो आगे जानते हैं कि एनईएफटी जो एमपीएस जो है दोनों अवेलेबल होंगे 24 घंटे सातों दिन, और हम ये जानते हैं कि इन दोनों के बीच में अभी भी क्या डिफरेंस बचा है और आपकी जरूरतों को वो कैसे पूरा करता है और कौन सी बेटर है। इसी तरह से हम अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखेंगे कि क्या क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है। पहली बात है कि ट्रांसफर किया जा सकता है लार्ज अमाउंट अभी इमीडिएटली। देखो, जो आईएमपीएस है वो इस तरह से डिजाइन किया गया है कि आप छोटे छोटे अमाउंट्स को जो है वो ट्रांसफर कर सकते हो, करीब करीब 1 रुपए से लेके 2 लाख रुपए तक में।
का जो अमाउंट है, मिनिमम वैल्यू 1 रुपये और मैक्सिमम वैल्यू 2 लाख रुपए आईएमपीएस के अंतर्गत। ठीक है, तो आईएमपीएस के अंतर्गत कोई लोअर लिमिट नहीं होती, पर मैक्सिमम लिमिट है। मतलब लोअर लिमिट नहीं है, लोअर लिमिट तो 1 रुपये हो सकती है, लेकिन मैक्सिमम लिमिट जो है वो 2 लाख रुपए, 2 लाख से ज्यादा नहीं कर सकते आप। ठीक है, ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। दूसरी बात, इसमें जब हम करते हैं तो एनईएफटी की जो है ना अपर लिमिट नहीं है कोई। मतलब आप इसकी इसकी देखो, लोअर लिमिट जो है इसकी 1 रुपए से हो सकती है, 1 रुपए से जो है आप आगे भी कर सकते हो, लेकिन इसकी अपर लिमिट नहीं है। अपर लिमिट का मतलब ये होता है कि आप जैसे आईएमपीएस में तो आप 2 लाख से ज्यादा नहीं कर सकते, एनईएफटी में आप चाहे जितने मर्जी करोड़ रुपए कर सकते हो, तो 1 रुपए से लेके कितने भी करोड़ आप ये कर सकते हो। पहले एनईएफटी जो है इतना ज्यादा इस्तेमाल में नहीं आता था, आई मीन कि ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था, क्योंकि आधे आधे घंटे में किया जाता था और उसकी सर्विसेज लिमिटेड होती थी। ठीक है, इसमें अपर लिमिट नहीं है, आप जो है कितना भी फंड कर सकते हो, लोअर लिमिट 1 रुपए से कितने भी कर सकते हो। लेकिन ये जो अभी किया गया है, इसमें ये जो आईएमपीएस है वो बहुत एक्सट्रीमली बेनिफिशियल हो जाता है, क्योंकि जो लार्ज वैल्यू ट्रांजैक्शन जो है ना आप एनईएफटी से कर सकते हो। देखो, लार्ज वैल्यू ट्रांजैक्शन का मतलब होता है कि अगर आपको बड़ी ट्रांजैक्शन करनी है जो कि आप आईएमपीएस से नहीं कर पा रहे हो या यूपीआई से नहीं कर पा रहे हो। देखो, यूपीआई की जो ट्रांजैक्शन लिमिट है वो 1 लाख रुपए है, 1 लाख से ज्यादा आप एक दिन में नहीं कर सकते हो। आईएमपीएस की जो ट्रांजैक्शन लिमिट है वो 2 लाख रुपए है। तो आपको अगर बड़ी ट्रांजैक्शन करनी है 2 लाख से ज्यादा, तो आपको एनईएफटी करनी ही पड़ेगी। ठीक है, तो हम ये जानते हैं। अब थोड़ा सा ही जान लेते हैं आरटीजीएस क्या होता है, रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट क्या होता है। आरटीजीएस जो है एक इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर मेथड है, जिससे कि आप रियल टाइम में उसी समय क्लिक करते के साथ ही जो है बिना डिले के आप मनी को ट्रांसफर कर सकते हो। आरटीजीएस आपको अलाउ करता है, आपको पैसा जिस पर्सन को भेजना है आप उसी समय वो पैसा जो है ट्रांसफर जब आप करते हो इनिशिएट हो जाता है और रियल टाइम में जो है वो ट्रांसफर हो जाता है। मतलब रियल टाइम मतलब उसी समय हो जाता है। और इसकी जो ग्रोस सेटलमेंट का मतलब होता है कि एक ही बार में जितना आपने ट्रांसफर करना है वो सारा पैसा ट्रांसफर हो जाएगा। इसमें कोई बैच वाइज सिस्टम नहीं होता कि आपको आधे आधे घंटे का इंतजार करना पड़ेगा जैसे एनईएफटी में होता है। तो इसमें मिनिमम अमाउंट जो है इसमें जो सेंड किया जाता है वो 2 लाख रुपए है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर 2 लाख रुपए से लेकर आप कितने भी कर सकते हो। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। तो आरटीजीएस जो है वो 24/7 की, इसमें ये बात ध्यान रखने की जरूरत है कि ये जो बात है, आरटीजीएस जो है 24 घंटे 7 दिन फैसिलिटीज अवेल नहीं की जा सकती। ये सिर्फ बैंक्स के द्वारा अवेल की जा सकती है फैसिलिटी, वो भी सिर्फ वर्किंग आवर्स के अंतर्गत। तो छोटा सा ये डिफरेंस जान लेते हैं। आप देखिए, हम सबसे पहले जो है एनईएफटी, आरटीजीएस और आईएमपीएस तीनों को एक साथ देखेंगे। मिनिमम इनके ट्रांसफर वैल्यू कितनी है। एनईएफटी में हमने पढ़ा 1 रुपए, आरटीजीएस में हमने पढ़ा सिर्फ 2 लाख रुपए कम से कम, आईएमपीएस में हमने पढ़ा 1 रुपए से आप चालू कर सकते हो। तो एनईएफटी और आईएमपीएस में आप 1 रुपए से मिनिमम कर सकते हो, लेकिन आरटीजीएस जो है रियल टाइम ग्रोस का मतलब टोटल, ठीक है, जो पेमेंट है वो 2 लाख रुपए। पेमेंट ऑप्शन जो है इसके ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों अवेलेबल है। आरटीजीएस में भी ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों अवेलेबल है, लेकिन आईएमपीएस में सिर्फ ऑनलाइन अवेलेबल है। ये क्योंकि मोबाइल के थ्रू ही पेमेंट करने के लिए बनाया गया था। मैक्सिमम लिमिट जो है एनईएफटी की कोई भी नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा। आरटीजीएस की भी कोई लिमिट नहीं है। हमने आईएमपीएस की बात करी थी, 1 रुपए से लेकर 2 लाख रुपए तक जो है इसकी मैक्सिमम लिमिट जाती है। ठीक है, इसका सेटलमेंट टाइप जो है वो हाफ ईयरली बेसिस पर होता है, हाफ आवरली बेसिस पे हमने बात करी थी अभी एनईएफटी का। आरटीजीएस तो उसी समय हो जाती है पेमेंट, और आईएमपीएस भी उसी समय हो जाती है। सर्विस टाइमिंग जो है एनईएफटी की अब हमारी सरकार ने या आरबीआई ने वो खत्म कर दी है, और जो आरटीजीएस है वो 8 बजे से शाम के 6 बजे तक होगा। वो बैंक टाइमिंग के ऊपर निर्भर रहता है, और ये तो 24 घंटे 7 दिन 365 दिन अवेल किया जा सकता है। अब एनईएफटी के कोई चार्ज नहीं लगेंगे, आरटीजीएस से भी कोई चार्ज नहीं लगेंगे, लेकिन आईएमपीएस के चार्ज अभी जो है वेव ऑफ नहीं किए गए, ये लगेंगे। ठीक है, एनईएफटी के जो पहले चार्ज होते थे वो इस तरह के होते थे। 10,000 रुपए तक अगर आपने ट्रांजैक्शन करनी है तो 2.5 रुपए, 10,000 से 1 लाख 5 रुपए, 1 लाख से 2 लाख 15 रुपए, और 2 लाख से ज्यादा अगर करने होते थे तो एनईएफटी में 25 रुपए लगते थे। तो हम ये देखते हैं कि कोई बैंक अकाउंट की डिटेल जो है वो जरूरत नहीं होगी। पहला जो मेजर एडवांटेज है जो आईएमपीएस को मिलता है, आईएमपीएस में ना अगर आपने एक बार किसी की अकाउंट डिटेल अगर सबमिट कर दी है तो आपको दोबारा करने की जरूरत नहीं पड़ती। आप जो है उसी के द्वारा दोबारा पेमेंट कर सकते हो, छोटा अमाउंट हो या बड़ा अमाउंट हो। लेकिन जो लेकिन एनईएफटी में ये जरूरत पड़ती है। पहले हम ये देख लेते हैं कि ये किस तरह से काम करता है। जो सर्विसेज जो है आईएमपीएस की है वो डिजाइन की गई है सिर्फ मोबाइल यूजर्स के लिए। आप सिंपली आपको एक जो है आप यूज करते हो जो पे की एमएमआईडी, जो उनका मोबाइल मनी आइडेंटिफायर जो है जिसको आप ट्रांसफर करते हो, ये मोबाइल मनी आइडेंटिफायर जो है ना उस पर्सन की फोन नंबर से लिंक होता है।
ठीक है, वो हम आगे देखते हैं। MMID जो होता है ये मोबाइल मनी आइडेंटिफायर की 7 डिजिट का एक यूनिक नंबर होता है जो इश्यू किया जाता है बैंक के द्वारा जब आप रजिस्टर करते हो। तो आपका जब फोन नंबर बैंक से रजिस्टर हो जाता है तो आप अपने मोबाइल नंबर से भी पेमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो आप जैसे अभी यूपीआई की कोई भी अगर आप पेमेंट करते हो तो आप मोबाइल नंबर के थ्रू ही तो करते हो, वो आप IMPS की सर्विस जो है, देखो ये जो IMPS की सर्विस है ना, जो इमीडिएट पेमेंट ट्रांसफर हो जाती है, IMPS की सर्विस, इसी की सर्विसेज पे जो है यूपीआई को चलाया जाता है। यूपीआई की लिमिट है 1 लाख रुपए, लेकिन जो IMPS की लिमिट है वो 2 लाख रुपए है। ठीक है, IMPS जो है बैंक की जो है एप्लीकेशन से होगा, और यूपीआई जो है आप किसी भी फोन पे, गूगल पे जो या तेज जो एप्लीकेशन है उनसे भी कर सकते हो। IMPS जो है अभी भी चार्जेबल है। एक डिफरेंस ये भी है IMPS और NEFT में, NEFT का तो चार्ज खत्म कर दिया गया है लेकिन IMPS का नहीं किया गया है। RBI ने अपनी जुलाई की मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू में जो रिपोर्ट जो सामने लेकर आए थे उसमें ये कहा था कि 1 जनवरी 2020 से NEFT और RTGS के कोई चार्जेस नहीं लगेंगे, लेकिन IMPS के बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा था। IMPS के चार्जेस अभी भी लगेंगे, ये हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, IMPS जो है चार्जेबल है। अच्छा, जो चार्ज होगा IMPS का वो बैंक के ऊपर डिपेंड करता है कि भाई बैंक कितना चार्ज ले रहा है। 1 रुपए से लेके 25 रुपए तक वो चार्ज लेता है। अगर हम NEFT की बात करते हैं, NEFT बार बार ये रिक्वायर करता है बेनिफिशियरीज को कि भाई आपको अपनी इंटरनेट बैंकिंग जब आप कर रहे हो तो आपको जब भी ट्रांसफर कर रहे हो तो आपको उस पर्सन की सारी डिटेल एंटर करनी होगी, बैंक अकाउंट, IFSC कोड, ब्रांच कोड, जो भी आपको एंटर करना होता है, इस तरह आपको सब कुछ एंटर करना होगा। लेकिन IMPS में ऐसा कुछ भी नहीं है। एक बात मैं आपको छोटी सी बताना भूल गया, आप ये ध्यान रखिएगा कि देखिए एक चीज मैं आपको बता देता हूं कि यहाँ पर एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि IMPS की कोई लोअर लिमिट नहीं है और जो NEFT है उसकी कोई अपर लिमिट नहीं है। देखिए IMPS जो है वो तो 1 रुपए से लेकर 2 लाख तक किया जा सकता है, और NEFT जो है वो वो 1 रुपए से लेकर वो कितनी भी लिमिट तक किया जा सकता है। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, आई होप कि आपको ये चीजें समझ आ रही हो। तो आइए और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हमने ये बात कर ली थी, आइए स्टार्ट करते हैं। RBI ने अभी ये वेवर जब अनाउंस किया था उससे पहले जो NEFT की जो ट्रांजेक्शन थी उसमें भी इस तरह के कुछ चार्जेस लिए जाते थे। जैसे कि जो SBI जो चार्ज करता था वो ये था कि 2.5 रुपए से लेके 25 रुपए तक की ये चार्ज करता था। ये ट्रांजेक्शन अमाउंट पर डिपेंड करता था। 10,000 का अमाउंट से लेकर जो है 2 लाख तक के अमाउंट में जो है 2.5 रुपए से 25 रुपए चार्ज किया जाता था RBI के द्वारा। अगर हमें अभी भी और डिजिटल ट्रांजेक्शन को और बढ़ाना है तो RBI को ये भी कंसिडर करना चाहिए कि वो वेव ऑफ कर दे IMPS के चार्जेस। तो NEFT और जो IMPS हैं उनके अपने अपने अलग अलग एडवांटेजेस हैं। तो पहली बात तो ये है कि आप ये डिपेंड उस पर करेगा कि आपकी ट्रांजैक्शन आप कौन सी करना चाहते हो। अगर मान लो कि आपको कोई ट्रांजैक्शन अगर क्विकली करनी है तो आप जो है IMPS का इस्तेमाल कर सकते हो, उस पर्सन के मोबाइल नंबर से कर सकते हो। ठीक है, 1 रुपए से लेके 2 लाख तक की पेमेंट इसमें हो जाएगी। लेकिन अगर आपको जो है NEFT अगर कोई आपको 2 लाख से ऊपर की पेमेंट करनी है तो आप NEFT करोगे। NEFT में जो है आपको डिटेल्स डालनी पड़ेंगी हर बार। ठीक है, अगर आपको कोई लार्ज अमाउंट की पेमेंट करनी है तो NEFT जो है बेटर चॉइस है। आई होप कि आज की हमारी डिस्कशन फ्रूटफुल रही हो। थैंक यू सो मच।